देखो 19 जनवरी को जो एनएमएस एग्जाम का, बिहार का जो एनएमएस एग्जाम होगा, तो उसमें जो क्वेश्चन आएंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। जो टॉपिक्स है क्वेश्चन का, तो वो अलग अलग टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, लेकिन कुछ उसमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी है जिससे क्वेश्चन आएंगे एग्जामिनेशन में। जैसे हमारे पास ये जो शब्दों को क्रम अनुसार सजाने के लिए, तो ये भी हमारे पास प्रश्न आएगा। उसके बाद कैलेंडर से जो प्रश्न है, कैलेंडर से भी प्रश्न आएंगे। ऐसे हर टॉपिक से प्रश्न आएंगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बनते हैं उसको हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं किस टाइप से आएंगे। जैसे हमारे पास शब्दों का शब्दकोश के अनुसार क्रम में रखें शब्दों को। तो शब्दकोश मतलब हो कि जो ABCD है उसमें कैसे रखेंगे, अल्फाबेट में कैसे सजाते हैं, तो उस तरह से देखेंगे। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि TOR बनाना बहुत आसान है, इसको हम देखते हैं। आसान TOR, तो TOR और TOR सब में TOR है। तो इसमें भी TOR है, इसमें भी TOR है, इसमें भी TOR है, यानी कि सब में लिखा हुआ है। तो पहले किसको लिखेंगे, अब इसकी समस्या है। तो पहले किसको लिखेंगे, अब जैसे TOR के बाद यहाँ T है, यहाँ P है, यहाँ O है, यहाँ U है, यहाँ S है। तो पहले ये पता करेंगे ABCD में सबसे पहले कौन आएगा। तो ABCD में तो TOR तो सब में आ गया, TOR तो सब में है। तो TOR के बाद जो T है, यहाँ TOR के बाद जो T है, T पहले आएगा, P पहले आएगा, तो पहले P आएगा। तो इधर भी और भी वर्ड है हमारे पास, O है, तो P से पहले तो O आता है, तो O हो गया। अब O से पहले S तो नहीं आता है, तो O वाला पहले आ गया, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर B पहले लिखाएगा, तो B हो गया। फिर TORO, तो O वाला हो गया। O के बाद जो है P आता है, O के बाद P आता है, P, तो हमारे पास हो गया ऑप्शन नंबर C। अब P के बाद आता है QRS, तो QRS, तो Q नहीं है, R नहीं है, S है, तो S वाला आएगा, S वाला यानी कि E नंबर ऑप्शन आएगा। उसके बाद S के बाद T वाला हमारा ऑप्शन A है, तो A आएगा। उसके बाद जो बचा एक यो D नंबर ऑप्शन होगा, ठीक है। तो ये इसका सही क्रम हुआ। इसी में क्या पूछ देता है कि इस शब्दकोश में तीसरे नंबर पे कौन आएगा क्रम में, तो हमारा E आ गया, यानी कि ये वाला वर्ड आ गया। तो फिर हम दूसरा देखते हैं, उससे समझते हैं इसके। जैसे इसमें लिखा हुआ है TUN TON TAS TRU TAS। सबसे पहले ABCD क्रम में देखिए कौन पहले आएगा। तो हमारा क्या TA है और TR है, TA, तो TA तो पहले आएगा ना, तो T सब में है, तो पहले तो A आएगा। और A वाला मेरे पास दो ऑप्शन है, TA और TA। तो अब TA यहाँ भी है, TA के बाद S है, तो TAS यहाँ भी मिल गया। तो TAS के बाद K है, T है, और यहाँ K, तो पहले K आता है, पहले T नहीं आता, पहले K आता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर पहले E हो गया। E के बाद कौन हो जाएगा, इसके बाद C हो जाएगा। अब जो है, अब इतना तो दो वर्ड तो हट चुका है हमारा, अब ये तीन वर्ड है। इस तीन में देखते हैं पहले कौन आता है। जैसे TU TO TR, तो TU जो है TO और TR, तो पहले हमारा O आता है, तो B नंबर ऑप्शन हो गया, तो B आ जाएगा। फिर TR, तो फिर TR यानी कि D आ जाएगा। फिर उसके बाद TU A। ये हमारा सही क्रम हुआ, शब्दों का सही क्रम हो गया। अब हम कैलेंडर पे कुछ प्रश्न देखते हैं, कैलेंडर का कैसे बनाएंगे। कैलेंडर में प्रश्न जो बनाएंगे तो क्या होगा, बोला यदि आगामी कल के एक दिन बाद गुरुवार होगा, तो आगामी कल के एक दिन बाद क्या होगा, गुरुवार होगा, तो बीते हुए कल के पिछले दिन कौन सा दिन होगा। तो कैलेंडर में बहुत सारा प्रश्न, लेकिन ये प्रश्न जो यूनिक प्रश्न होता है, इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि आगामी कल के एक दिन बाद, यानी आगामी कल जो आएगा कल उसके एक दिन, उसके एक दिन बाद कौन सा दिन हो जाएगा, गुरुवार। उसके जस्ट एक दिन बाद क्या हो जाएगा, गुरुवार हो जाएगा। आगामी कल के एक दिन बाद गुरुवार है, आने वाले कल के बाद क्या हो जाएगा, गुरुवार, यानी कि क्या हो जाएगा, कल तब क्या था, यानी कि बुधवार हो गया, यानी कि तब आज क्या है, तब आज हो गया मंगलवार, आज मंगलवार हो गया, यानी कि अब फिर क्या कहता, तो बीते हुए कल की, अब जो कल बीत चुका है, बीता हुआ कल कौन सा हो गया, तब सोमवार। बीते हुए कल के पिछले दिन, इसके पिछले दिन कौन सा, पिछले दिन, इससे एक दिन पीछे आओ, कौन सा दिन होगा, रविवार।
ऐसे जब लिख के बनाएंगे तो हमको कोई प्रश्न बन जाएगा आसानी से। क्या था क्वेश्चन? यदि आगामी कल के एक दिन बाद, आगामी कल कल हो गया, आने वाला कल के एक दिन जस्ट बाद, गुरुवार हो गया, गुरुवार हो गया, यहां से हमने डिसाइड कर दिया कल क्या था, तो बुधवार, मंगलवार आज हो गया। अब बोला कि उसके बाद क्या बोला? बीते हुए कल के पिछले दिन, बीते हुए कल के पिछले दिन, बीते हुए कल के पिछले दिन, पिछले दिन बीते हुए कल तो सोमवार था, उसके पिछले दिन बीते हुए क्या दिन था? सोमवार, अरे रविवार। इसका आंसर क्या हो गया? रविवार। ऐसा प्रश्न ज्यादा पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। ठीक है, हम दूसरा प्रश्न देखते हैं कैलेंडर के एक और। तो दूसरा प्रश्न है कैलेंडर से आओ, यदि परसों गुरुवार था तो कल के 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा? यानी कि क्वेश्चन जो बोल, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसको बनाने का क्या क्या दिया हुआ? यदि परसों गुरुवार था, यानी परसों गुरुवार था तो पहले परसों, परसों इससे मतलब कल से पहले परसों, परसों और आज, यानी कि आज ये हो गया कि परसों गुरुवार था, यानी कि यहाँ गुरुवार था, परसों गुरुवार था तो मतलब क्या हुआ? कल क्या होगा तब? यानी कि बुध था, इसका मतलब नहीं, नहीं, परसों गुरुवार था, क्या हो गया? ये शुक्रवार हो गया, तब गुरुवार क्या? शुक्रवार, शनिवार हो गया, यानी आज क्या है? शनिवार था ना, परसों गुरुवार था तो शनिवार हो गया, आज शनिवार हो गया, परसों गुरुवार था। तो कल के 4 दिन बाद, अब जो कल आएगा के 4 दिन बाद कौन सा होगा? कल के 4 दिन बाद, कल अब जो कल आएगा, अब कल कौन सा दिन होगा? रविवार के 4 दिन बाद, इसके अब 4 दिन बाद, तो रविवार प्लस 4 दिन, रविवार में 4 दिन जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार। इसका आंसर क्या हो जाएगा? गुरुवार। तो गुरुवार वापस गुरुवार ही आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्या बोला कि क्वेश्चन क्या बोलते, यदि परसों गुरुवार था तो परसों गुरुवार था ना, परसों गुरुवार था और गुरुवार था तो इसका मतलब कल शुक्रवार था, फिर शनिवार है, आज शनिवार है। अब बोला कि तो कल के 4 दिन बाद, यदि इस कल के 4 दिन बाद लेते हैं, इस कल के 4 दिन बाद तो शुक्रवार से 4 प्लस करेंगे, लेकिन यहां क्या बोला? कल के 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा? कल जो आएगा उसके 4 दिन बाद, 4 दिन बाद, तो रविवार आया, रविवार के 4 दिन बाद सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, तो गुरुवार इसका आंसर होगा। ठीक, तो हम देखते हैं तार्किक आरेख पर एक प्रश्न, तार्किक आरेख भी एक पूछता है, इसमें कि 3-4 प्रश्न रहते हैं। हम एक तार्किक आरेख पे देखते हैं। तार्किक आरेख में जो फिगर्स है उसको पहले हम समझते हैं कि तार्किक आरेख में कई सारे फिगर्स तार्किक आरेख में दिए रहते हैं, उसको ध्यान से फिगर को क्या, किस फिगर को क्या बोला गया है पहले उसको लिख लेंगे। जैसे इसमें वृत्त को खिलाड़ी बोला गया था, वर्ग को व्यापारी बोला गया था, और आयत को पुरुष और त्रिभुज को डॉक्टर, तो ये सारे बोले गए थे और इसके सबके अंक दिए हुए हैं। अब इसमें इसे ये पूछा कितने के, सब ये खिलाड़ी की संख्या दी हुई है और सब अलग अलग, व्यापारी जो है इसमें है, वर्ग में व्यापारी जो है व्यापारी है, और जो इस वृत्त में है वो खिलाड़ी है। तो इस सब को अब इसमें पहला जो क्वेश्चन है हम उसको पढ़ते हैं, तो उस क्वेश्चन से हम समझेंगे कैसे इसको बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन डॉक्टर पुरुष है जो खिलाड़ी नहीं है? तो इसमें से कौन ऐसा डॉक्टर है, डॉक्टर पुरुष है, डॉक्टर है लेकिन वो खिलाड़ी नहीं है? तो देखो पहले हम समझते हैं डॉक्टर कौन कौन है। डॉक्टर है 4, 11 और 5। तो 5 तो सीधा सा है कि बाहर सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर ही है 5, लेकिन 11 का बात करें तो पुरुष भी है, 11 का बात करें तो पुरुष भी है, 11 में पुरुष भी है और क्या बोला? खिलाड़ी नहीं है। तो खिलाड़ी नहीं है, खिलाड़ी तो वृत्त वाला है ना, खिलाड़ी तो वृत्त वाला है, 4 है ना, 4 भले पुरुष भी हो जाता है और खिलाड़ी भी हो जाता है और डॉक्टर भी हो जाता है, लेकिन हमको क्या चाहिए? सिर्फ पुरुष हो और वो क्या हो? डॉक्टर हो, डॉक्टर पुरुष हो। तो डॉक्टर जो है पुरुष हो, तो कौन हो गया? डॉक्टर भी है और पुरुष भी है, तो कौन? 11। इसका ऑप्शन नंबर 4, 11 सही है। फिर दूसरा पर, निम्नलिखित में कौन सा खिलाड़ी था व्यापारी भी है? निम्नलिखित में कौन खिलाड़ी भी है और व्यापारी भी है? तो खिलाड़ी और व्यापारी, तो खिलाड़ी यहाँ है और व्यापारी है, तो देखते हैं दोनों में से कौन है। तो वृत्त खिलाड़ी को दर्शा रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ व्यापारी में लेना है। इसके नीचे वाला भाग तो इस आ जाता है किसमें? पुरुष में आ जाता है, तो वो तो नहीं बोला, मेरे को बोला खिलाड़ी और व्यापारी। तो खिलाड़ी और व्यापारी का बात करें, देखो तो 7 जो सिर्फ और सिर्फ व्यापारी है, 8 का बात करें सिर्फ खिलाड़ी है, लेकिन जो 10 है, ये 10 जो है वो क्या है? ये दोनों है, व्यापारी भी है
और खिलाड़ी है, तो 10 हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं तीसरा नंबर प्रश्न पे। कौन सा पुरुष खिलाड़ी के साथ साथ व्यापारी भी है लेकिन डॉक्टर नहीं है? व्यापारी है लेकिन डॉक्टर नहीं है, ठीक है, और पुरुष है, पुरुष खिलाड़ी की बात कर रहा है। अब कौन पुरुष खिलाड़ी है? तो पुरुष भी होना चाहिए और खिलाड़ी भी होना चाहिए और साथ साथ व्यापारी भी होना चाहिए, डॉक्टर छोड़ के, यानी कहने का मतलब 4, 11, 5 को छोड़ के बाकी ये तीनों होना चाहिए। तो देखो जैसे व्यापारी का बात करें तो व्यापारी, तेरे व्यापारी भी है, पुरुष भी है लेकिन खिलाड़ी नहीं है। 6 का बात करें, ध्यान देखो 6 क्या है कि वृत्त में भी आ रहा है, वर्ग में भी आ रहा है और आयत में भी आ रहा है। तो 6 जो हमारा है, 6 पुरुष भी है और 6 हमारा खिलाड़ी भी है और 6 हमारा व्यापारी भी है। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6 हमारा सही हो जाएगा। अब देखो तो इसमें जो एग्जामिनेशन में प्रश्न आएगा तो अलग अलग तरह के प्रश्न पूछते हैं इसमें से, उसको अच्छे से, इसको जो दिया है फिगर्स उसमें किसको कौन क्या है उसको पहले समझेंगे और जो पूछ रहा है उसको हम बनाएंगे। तो अच्छे से इसको बनाएंगे हम, ठीक है, तो एग्जामिनेशन में अच्छे से बनेगा फिर, ठीक है। पासा से भी प्रश्न आते हैं। तो पासा को बनाने के सबसे सिंपल तरीका, 2 पासा दिए रहेंगे, उसको बनाने के लिए आसान से है कि जैसे 2 पासा पे दिया रहेगा, 2 पासा की स्थिति दी रहेगी, उससे पूछ देगा कि किसके विपरीत कौन सा होगा। जैसे मान लो मेरे पास 5 है, 3 है, 2 है और यहाँ 4 है, 3 है और 2 है। तो मान लो पूछेगा कि 5 के विपरीत क्या होगा, तो 5 के विपरीत सिंपल है, 5 के विपरीत यदि पूछेगा तो यहाँ क्या हो गया, 5 और 3, 5 के विपरीत पूछा है ना, तो 5 के विपरीत मेरे को बनाना है। तो क्या करें, पहले देखते कौन कौन मिलता है। तो 3 दू मिल गया, 3 दू मिल गया, तो 5 का विपरीत कौन हो जाएगा, 4। 5 के विपरीत क्या हो जाएगा, 4। अब देखो इसी हम चेंज कर देते, दूसरा लेते हैं। जैसे 6 है, 3 है और 4 है, 6 है, 3 और यहाँ हम 5 दे देते हैं। अब यदि इसमें पूछे मेरे को कि 6 के विपरीत कौन सा होगा, अब तो इसमें कोई अब तो नहीं, 2 मिल रहा है। अब 6 के विपरीत पूछा है तो 6 के विपरीत बनाने पूछ रहा है, तो इसमें क्या तरीका है इसको बनाने का। सबसे पहले देखेंगे कौन मिल रहा है मेरे को, इसमें दोनों में से कौन मिल रहा है पहले उसको ढूंढते हैं। तो 3 मिल रहा है, जो कॉमन है उसको पहले ढूंढेंगे, 3। और क्लॉक, घड़ी जो होता है, घड़ी कैसे घूमता है, ऐसे घूमता है, तो घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज मेरे को घूमना है। 3, 5, 6, फिर इधर से घूमेंगे, 3 जहां मिला हुआ है, 3, 4, 2, 3, 4, 2। मेरे किसके विपरीत पूछा गया, 6 के विपरीत कौन हो गया, 2। 4 के विपरीत कौन हो गया, 5 के 4, 4 के 5। अब लेकिन यदि इसी प्रश्न में मान लिया जाए कि मेरे को पूछ दिया जाए कि 1 का विपरीत क्या होगा, अब तो इसमें 1 है ही नहीं, तो जो कॉमन होता है ना वो जो बचा हुआ होता है उसी का विपरीत होता है। तो 1 का विपरीत जो होगा, 3 का विपरीत होगा, यानी जो कॉमन होता है उसका विपरीत होता है। इसमें इस क्वेश्चन में ऐसे ले लिए तो, और 3 भी फिगर देते हैं हमको, इसमें 3 फिगर वाले भी प्रश्न आता है। तो 3 वाला देखते हैं। जैसे मान लो मेरे पास 3 फिगर ये है, अब इसका हम अंक लिखते हैं, 3, 5, 6, 4, 3, 2, 1, 3, 5, ठीक है। ऐसे हमने लिख दिया, ऐसे 3 स्थिति दी रहेगी। यदि मान लो मेरे को पूछ दिया कि आप बताइए कि 1 के विपरीत कौन होगा, मेरे को पूछ दिया 1 के विपरीत कौन होगा, तो अब जब 1 के विपरीत इन 3 पासे की स्थिति दी हुई है, मेरे को पूछा गया 1 के विपरीत कौन होगा। तो 1 के विपरीत बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले देखना 1 है कहां, तो 1 यहाँ है, तो हमको 2 ही पासा को लेना है, तीसरे पासों को नहीं लेना है। तो इसमें देखेंगे 1 कहां है, 1 तो उसको लेना है जिसको जो पूछा गया है, तो 1 इसमें मिल गया। अब इस दोनों में देखेंगे यदि दोनों पासे में कोई मिल गया तो ठीक है, नहीं तो इस पासे में आ जाएंगे, इसमें भी मिल रहा है। अब इन दोनों को हम देखते हैं, जैसे 1 है तो 1 है, अब यहाँ इन दोनों में 3 कॉमन आ गया, 3 मिल गया, तो 3 मिल गया, तो जहां मिला उस वहां से हम घूमना शुरू करेंगे। तो 3, 2, 4, फिर यहां मिला है 3, 1, 5, 3, 1, 5, इसके जस्ट नीचे लिखेंगे
3 1 5। तो मेरे को पूछा गया एक का क्या हो गया 2, 4 का क्या हो गया 5। अब तीन जो मिल गया ये किसके विपरीत है, तो 6 जो नहीं है वो 6, तो 6 के विपरीत हो गया। तो ऐसे भी हम पासा के प्रश्नों को बनाएंगे, ठीक है, यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। तो हम लोग अभी देखेंगे जो कल पढ़ी एग्जामिनेशन में जो कुछ पूछा जाएगा उस प्रश्न को देखते हैं। सेट और मेट दोनों को देखेंगे, पहले हम सेट देखते हैं। जैसे मान लो कि हम लेते हैं साइंस से लेते हैं, तो जैसे मान लो कि हम चैप्टर था ज्वाला में क्या होता है, वह न्यूनतम ताप जिस ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ कर दे, वह न्यूनतम ताप जिस ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ कर दे उसे क्या कहते हैं, ज्वलन ताप कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है कि जो किसी भी पदार्थ का ज्वलन ताप उस पदार्थ के रासायनिक प्रकृति पर निर्भर करती है। तो ये ज्वलन ताप से, जैसे कि हमने बताया था कि जो माचिस बनाने का सबसे पहली बार जो प्रयोग किया गया था वो 1680 ईस्वी में, 1680 में जो रॉबर्ट बॉयल ने किया था। कौन किया था, रॉबर्ट बॉयल ने किया था, ठीक है। उसके बाद आता है कि माचिस बनाने की जो शुरुआत हुई थी वो लाल फास्फोरस के आविष्कार के बाद हुई थी, उसके बाद देखो पहली इसके बाद हम लोग देखते हैं दृष्टि दोष। देखो दृष्टिदोष जो होते हैं, दृष्टिदोष 3 प्रकार के होते हैं। निकट दृष्टिदोष, दूसरा फिर दूर दृष्टिदोष, तीसरा आता है जरा दृष्टिदोष। अब देखो निकट दृष्टि दोष मतलब जो दोष वो बीमारी नहीं होता है, मतलब निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट का वस्तु तो साफ साफ दिखाई देता है, दूर का वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देता। तो इसके निवारण के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, अवतल लेंस लगाते हैं। अवतल लेंस, देखो हम लोग को यही पूछेगा कि कौन सा लेंस लगाते हैं उसको निवारण के लिए, तो अवतल लेंस लगाते हैं हम इसके निवारण के लिए। अब आता है दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को के निवारण के लगाते हैं हम उत्तल लेंस लगाते हैं। जो दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति है उसके लिए हम क्या लगाते हैं, उत्तल लेंस लगाते हैं। फिर आता है जरा दृष्टि दोष, इसके लिए हम लगाते हैं द्विफोक्सी, हिंदी में उसको बोलते हैं द्विफोक्सी लेंस, द्विफोक्सी या फोकल लेंस, ठीक है, बायफोकल लेंस। तो उसके बाद ये तीनों होता है। निकट दृष्टि दोष को मायोपिया भी बोलते हैं, निकट दृष्टि दोष को, और इसको हाइप्रोपिया भी बोलते हैं, ठीक है। के बारे में पढ़ेंगे हम, तो मान लो दर्पण के बारे में पढ़ेंगे तो एक समतल दर्पण होता है, समतल दर्पण, और समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। दर्पण हो गया। तो मेरे को इसका उपयोग पूछा जाता है, यदि उत्तल दर्पण का उपयोग पूछा जाए तो गाड़ी का जो होता है, गाड़ी का साइड मिरर के रूप में, साइड मिरर के रूप में इसका प्रयोग होता है। और फिर जो अवतल दर्पण का होता है इसका बहुत सारा उपयोग है, इसका भी ऐसे बहुत सारा उपयोग है अवतल दर्पण का। जैसे सौर कुकर में इसका प्रयोग होता है। फिर गाड़ी के हेडलाइट के रूप में होता है, ये गाड़ी के साइड मिरर के रूप में होता है, मिरर के रूप में, ठीक है। और जो अवतल दर्पण है वो किसमें हो, गाड़ी के हेडलाइट के रूप में, जो गाड़ी के सामने रहता है उसके रूप में सौर कुकर में होता है। उसके बाद डॉक्टर नाक कान गला, इस सबको देखने के लिए डॉक्टर इसका यानी कि चिकित्सा विभाग में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, ठीक है, चिकित्सा विभाग में। और फिर हजामत बनाने में, दाढ़ी बनाने में भी इसका प्रयोग होता है। अब देखो ये भी और सारे इसको उपयोग है, जो इससे जुड़ा क्वेश्चन है इसको हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम फिर दूसरा टॉपिक लेते हैं, तो इसमें आते हैं हम मान लो कि परावर्तन और अपवर्तन का बात करते हैं। तो परावर्तन क्या होता है, परावर्तन देखो, परावर्तन ये पूछते कितने नियम है, तो परावर्तन के दो नियम होते हैं। एक परावर्तन कितने नियम होते हैं, दो नियम, परावर्तन के दो नियम होते हैं। आने वाले किरण को आपतित किरण बोलते हैं और जाने वाले किरण को परावर्तित किरण। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पे डाला गया विलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। यह परावर्तन का पहला नियम हो गया। फिर दूसरा नियम होता है
कि जो आपतन कोण होता है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है, मतलब कोण आई बराबर कोण आर। तो वो पूछेगा कि आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है परावर्तन में, तो दोनों क्या होता है बराबर होता है, आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। ये हो गया परावर्तन के नियम। इससे जो क्वेश्चन भी पूछता है, यदि मान लो कोई ऐसे फिगर दे दिया, मान लो कि 20 डिग्री से, तो पूछे इसमें आप 20 डिग्री, यदि 20 डिग्री कोण से ही किरण आपतित हो रही है तो ये भी कितना होगा 20 डिग्री पर ही आपतित होगा। तो यदि पूछेगा इसके बीच का आपतन और परावर्तन कोण के बीच कितना डिग्री कोण बनेगा, तो ई यदि 20 है तो ई भी 20 हुआ, 20 दूना 40 हो गया, और ये तीन सब मिल कितना हो जाएगा 180 डिग्री। 180 डिग्री में क्या करेगा, 40 को घटा देंगे, कितना आ जाएगा 140 डिग्री। ये दोनों मिल कितना हो जाएगा 140 डिग्री। ऐसे दो समतल दर्पण एक दूसरे, देखो एक क्वेश्चन है, दो समतल दर्पण एक दूसरे 60 डिग्री कोण पर रखे हुए हैं, अगर इसके बीच एक वस्तु रखी हो तो प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी। तो अब मान लो कि प्रतिबिंब की संख्या, क्वेश्चन क्या है कि दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री कोण पर रखा हुआ है, तो समतल है दोनों में कोण पर रखा हुआ 60 डिग्री कोण पर रखा हुआ, अगर इसके बीच वस्तु रखी जाए तो प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी। तो प्रतिबिंब की संख्या जो होती है, प्रतिबिंब की संख्या बराबर होता है 360 बटा थीटा माइनस 1। 360 बटा थीटा माइनस 1 कब होता है कि कंडीशन है इसके लिए, दो कंडीशन है। तो अब जैसे मान लो कि मैंने क्या दिया, तो थीटा का तो दिया हुआ 60 डिग्री, 360 बटा 60 माइनस 1, 6 बार में कट गया, 6 माइनस 1 यानी कि 5 प्रतिबिंब बनेगा, उस वस्तु के बीच प्रतिबिंब बनेगा 5 प्रतिबिंब बनेगा। तो ये हुआ प्रतिबिंबों की संख्या, ऐसा दिया हुआ तो प्रतिबिंबों की संख्या में निकाल सकते हैं। अब आते हैं हम अपवर्तन पे। अपवर्तन क्या होता है, मान लो अपवर्तन, जैसे मान लो क्या अपवर्तन के लिए हमेशा दो माध्यम की आवश्यकता होती है, अपवर्तन के लिए दो माध्यम चाहिए। अब ऐसे हो गया, मान लो कि कांच की सिल्ली है, मान लो कांच की सिल्ली है, इससे एक माध्यम होता है विरल, एक माध्यम होता है सघन, एक सघन एक विरल, सघन एक विरल माध्यम हो गया। यदि प्रकाश किरण विरल से सघन में जाती है तो अविलंब की ओर मुड़ जाती है, और जब फिर सघन से बाहर निकलती है अविलंब से दूर चली जाती है, ठीक है। तो ये है अपवर्तन का, मतलब जब विरल से सघन में जाएगा तो अविलंब की ओर और झुकेगा, और जब सघन से विरल में जाएगा तो अविलंब से दूर जाएगा, ठीक है। तो इस पे भी अब जैसे मान लो कि प्रिज्म है, तो प्रिज्म में पहले कितने पृष्ठ होते हैं, प्रिज्म में 5 पृष्ठ होते हैं। प्रिज्म में कितने पृष्ठ होते हैं, प्रिज्म में 5 पृष्ठ होते हैं, 5 पृष्ठ होते हैं। यदि मान लो किसी प्रिज्म से एक श्वेत प्रकाश को गुजारा जाए, किसी प्रिज्म से मान लो श्वेत प्रकाश को गुजारा जाए, ऐसे श्वेत प्रकाश को हम प्रिज्म से गुजार रहे हैं, श्वेत प्रकाश गुजारने के बाद क्या होगा, ये ऐसे 7 रंगों में विभक्त हो जाएगी, ठीक है, 7 रंगों में विभक्त हो जाएगी। और जो किसी प्रिज्म से जब प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर जब गुजरती है श्वेत प्रकाश, तो इस जो गुजरने की घटना क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण कहते हैं, ठीक है, वर्ण विक्षेपण कहते हैं।